प्रिय बच्चों, आप लोग कक्षा 11 में फिजिक्स के अंतर्गत मैकेनिक्स पढ़ा, उसके बाद मैटर की प्रॉपर्टी पढ़ा बल की स्टेट पर, और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा। इसके पश्चात दोलन और तरंगें पढ़ा। ये सिलेबस आप लोगों को कक्षा 11 में निर्धारित था। अब आप लोग कक्षा 12 में पहुंच गए, क्लास 12 में। 12 में आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना है और ऑप्टिक्स पढ़ना है और परमाणु भौतिकी, साथ ही साथ नाभिकीय भौतिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। इन सब टॉपिक्स पर आपको क्लास 12 में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और बच्चों, पेपर जैसे क्लास 11th में था, 11th में आप लोगों को सिंगल पेपर 70 मार्क्स का, वो क्लास 12 में भी वही रहेगा। 70 मार्क्स का एक ही पेपर होगा। उसके बाद 30 मार्क्स यानी 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। कुल मिलाकर के ये 100 नंबर फीस के होते हैं। तो क्लास 12 में आप लोगों को मैंने बताया, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी वैद्युत चुंबकत्व। वैद्युत चुंबकत्व में दो पार्ट हैं, पहला वैद्युत है, दूसरा चुंबकत्व। तो जैसा आप लोग पहले से ही जानते हैं कि यूपी बोर्ड के सिलेबस में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया गया है। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में पहले चैप्टर में आप लोगों को वैद्युत आवेश और क्षेत्र, ये पहला पाठ है, पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो यहीं से हम शुरू करते हैं पाठ की शुरुआत। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये पहला चैप्टर है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में सबसे पहले हम आप लोगों को परिचय कराते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड बारे में। इंट्रोडक्शन, परिचय। बच्चों, आप लोगों ने अपने दैनिक जीवन में अनुभव किया होगा कि जब आप अपने शरीर पर से सिंथेटिक वस्त्रों को उतारते हैं तो चट चट की आवाज और हल्का सा चिंगारी दिखाई देती है, स्पार्किंग। और सामान्य अनुभव में देखे होंगे कि बस की सीट पर अगर सरकें या अपनी कार का दरवाजा खोलें तो उसके बाद लोहे या धातुओं की रॉड को छुएं तो आप लोगों को हल्का सा झटका महसूस होता है।
ये जो घटनाएं हैं ये आपको एक कौतूहल उत्पन्न करती हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इन सब घटनाओं के पीछे क्या कारण है। बच्चों, आप लोगों को इसी के बारे में हम विस्तृत अध्ययन आप लोगों को कराएंगे वैद्युतिकी के अंतर्गत। वैद्युतिकी इलेक्ट्रिसिटी वैद्युतिकी क्या है। प्रिय बच्चों, विद्युत की खोज बहुत पहले ही हुई है। लगभग 2500-2600 वर्ष पहले की बात है। यानी ईसा के जन्म से 500-600 साल पहले एक यूनानी दार्शनिक थे जिनका नाम थेल्स था। उन्होंने सबसे पहले ये प्रेक्षण किया कि जब अंबर नामक मटेरियल को ऊन से रगड़ दिया जाता है, अंबर एक मटेरियल है, उसको जब ऊन से रगड़ दिया जाता है तो उसमें हल्की हल्की छोटी वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का गुण आ गया। तो थेल्स के इस प्रयोग को कोई भी महत्व लगभग 2000 वर्षों तक नहीं दिया गया। माने उनके इस बात पर लोगों का कोई भी आकर्षण नहीं हुआ। लगभग 2000 वर्ष बीत गए। उसके बाद 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के चिकित्सक, जिनका नाम गिलबर्ट था, उन्होंने थेल्स के ही समान प्रयोग देखा और उन्होंने पाया कि अंबर ही नहीं बल्कि अंबर के ही समान और भी पदार्थ हैं, जैसे कांच है, आबनूस है। ये सब भी मटेरियल उपयुक्त पदार्थों के साथ जब रगड़े जाते हैं तो उनमें भी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। बच्चों, आप लोग देखे होंगे जो स्केल होती है प्लास्टिक की, उसको आप अपने सर पर रगड़िए। ऐसे रगड़ने के बाद ऐसे कागज के छोटे छोटे तिनकों के पास ले आइए तो देखते हैं कागज के छोटे छोटे तिनके जो हैं वो उड़ उड़ करके कांच की स्केल से चिपक जाते हैं। तो ये जो घटना हुई गिलबर्ट ने देखा 1600 ईस्वी में। उसके बाद वैद्युत आवेश यही है कि जो गुण उसमें आया कांच की छड़ में, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया तो कांच की छड़ में जो गुण आया, या आबनूस की लकड़ी को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा तो आबनूस की छड़ पर जो गुण आया, इस गुण को वैद्युत कहा गया। और इस गुण को प्राप्त कर लेने के बाद वस्तुएं वैद्युतमय यानी इलेक्ट्रिफाइड कही गई। यानी मटेरियल ने, पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया। इसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं आवेश की परिभाषा और वैद्युतिकी की पहले डेफिनेशन लेंगे। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी है, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत माने ये फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम
वस्तुओं पर आवेश की स्थिर अवस्था, माने आवेश दौड़ नहीं रहा है, गति नहीं कर रहा है, वस्तुओं पर आवेश की स्थिर अवस्था में अध्ययन करते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। अब हम आप लोगों को आवेश के प्रकार पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ चार्जेस और आवेश की डेफिनेशन। वैद्युत आवेश तथा उसके प्रकार। वैद्युत आवेश तथा उसके प्रकार। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स टाइप। बच्चों, हमने आपको बताया कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया तो कांच की छड़ पर आवेश आया। इसी प्रकार आबनूस की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो उस पर भी आवेश आया। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया तो कांच की छड़ पर जो आवेश आया उसको तो धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज कहा गया। और आबनूस की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो बिल्ली की खाल और आबनूस की छड़ दोनों पर आवेश आया। तो आबनूस की छड़ पर जो आवेश आया उसको ऋण आवेश कहा गया। ये नाम दे दिया गया, एक अमेरिका के साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने 1750 ईस्वी में 1750 ईस्वी में ये नामकरण किया। कितने प्रकार आवेश हुए भाई? 2 प्रकार। नंबर 1 धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज। नंबर 2 ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज। धन आवेश क्या है? जो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ पर आवेश आया उसे धन आवेश, और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर जो आबनूस की छड़ पर आया उसे ऋण आवेश कहा गया। ये फ्रैंकलिन द्वारा नामकरण कर दिया गया, माने नाम रख दिया गया। ये तो था आवेश भाई। अब हम वैद्युत आवेश की परिभाषा बताएंगे आपको। वैद्युत आवेश है क्या? आवेश, देखिए बच्चों, आवेश द्रव्य पर रहेगा, बिना द्रव्यात्मक माध्यम के आवेश स्थिर आवेश नहीं रहेगा, माने वैक्यूम में यानी निर्वात में कोई भी आवेश नहीं होगा। आवेश जब भी रहेगा तो आवेश के रहने के लिए, माने उसको धारण करने के लिए द्रव्यात्मक माध्यम होना जरूरी है। तो द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वो वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न भी करे और अनुभव भी करे, वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न भी करे और अनुभव भी करे, उसे क्या कहेंगे? वैद्युत आवेश। और आवेश के प्रकार हो गए 2। अब बच्चों हम आप लोगों को पढ़ाएंगे आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। आवेश के गुण। आवेश के गुण देखिए। नंबर 1 गुण ये है कि आवेश आकर्षित करता है और प्रतिकर्षित करता है। पहला गुण क्या है? आकर्षण और प्रतिकर्षण।
आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। एक एक्सपेरिमेंट देखिए, ये कांच की छड़ है। इस कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ा गया है। इस पर धन आवेश आ गया है, ये पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद इस छड़ को एक धागे से बांध करके एक अचालक स्टैंड पर रखा गया है। धागे से बांधा गया और उसको अचालक स्टैंड पर लटका दिया गया। ठीक इसी प्रकार की एक दूसरी छड़ को ये भी रेशम के टुकड़े से रगड़ी गई है, तो इस पर भी धन आवेश आया है। इसको भी जब इसके पास ले आते हैं, जब दूसरी छड़ को पहली छड़ के पास ले आएंगे तो ये दोनों छड़ें दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, माने ये कि इनमें प्रतिकर्षण बल, रिपल्सिव फोर्स लगने लगा। एक दूसरा प्रयोग देखिए, इन दोनों छड़ों को जिन रेशम के टुकड़ों से रगड़ा गया था, उन रेशम के दोनों टुकड़ों को जब धागे से बांध बांध के लटका करके एक दूसरे के समीप ले आते हैं, ये दोनों रेशम के टुकड़े हैं, इन पर ऋण आवेश आया है। जब दोनों रेशम के टुकड़े को धागे से बांधकर करीब ले आते हैं, तब भी इन दोनों पर प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी दोनों फिर दूर हटते हैं। इससे पता चला कि जब ये पहली कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ा तो जो गुण इस छड़ पर आया, सेम वही क्रिया दूसरी छड़ के साथ की गई है तो दूसरी छड़ पर भी वही गुण आया। इसका मतलब समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, दूर हटाने वाला, माने बाहर धक्का देने वाला। तो ये बात प्रतिकर्षण की हुई। एक और प्रयोग देखिए, तीसरा, कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ करके इसको स्टैंड से, अचालक स्टैंड से लटका दिया। इसके पास रेशम के टुकड़े को ले आइए, जिस रेशम के टुकड़े से एक कांच की छड़ रगड़ी गई थी उसको इसके पास ले आइए, धागे से बांध के लटका दीजिए इसी के पास। तब क्या होता है, अब की बार यह है कि ये रेशम का टुकड़ा और कांच की छड़ दोनों एक दूसरे की ओर आते हैं, चिपक जाते हैं, माने अट्रैक्टिव फोर्स लगा। तो इससे जानकारी मिली कि जब आवेशों की प्रकृति अलग अलग है वस्तुओं पर, माने एक धन है एक ऋण है, तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और जब आवेशों की प्रकृति समान होती है तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अर्थात समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और असमान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये पहला गुण है। दूसरा गुण देखिए, दूसरा गुण है आवेश संरक्षण का। माने किसी भी सिस्टम में, किसी भी भौतिक निकाय में कुल आवेश स्थिर रहता है, नियत रहता है। अर्थात आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसको कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। माने आवेश न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। तीसरा नियम क्या है?
आवेश की योज्यता का नियम है। किसी भी निकाय में अनेक पार्ट में उसके अनेक अवयवी घटक हैं किसी निकाय के। पहले आवेश पर Q1 आवेश, दूसरे आवेश पर Q2 आवेश, तीसरे पर Q3 आवेश। किसी सिस्टम के अनेक घटकों पर इस तरह से आवेश हैं और इनकी प्रकृति मान लीजिए पहले वाले की धनात्मक, दूसरे की ऋणात्मक, तीसरे वाले की धनात्मक, इस प्रकार से आवेश हैं। तो उस निकाय पर कुल आवेश की मात्रा Q बराबर Q1 माइनस Q2 प्लस Q3, माने इन तीनों आवेशों को जोड़ दिया जाएगा। Q1 प्लस दूसरे का आवेश माइनस Q2 तीसरे पार्ट का, इसी तरह से जितने भी पार्ट रहेंगे उन सबको जोड़ देंगे। तो किसी निकाय में कुल आवेश उसके अवयवी घटकों के अलग अलग आवेशों के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट चौथी प्रॉपर्टी है आवेश पर वेग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। माने आवेश गतिशील रहे चाहे रुका हुआ रहे, उसकी वैल्यू कोई भी डिस्टर्ब नहीं होती, माने वो अप्रभावित रहता है वेग से। आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक पांचवी और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेज किसी भी वस्तु पर आवेश की वैल्यू यानी आवेश की कुल क्वांटिटी, कुल मात्रा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होती है। कहने का मतलब जब भी वस्तुएं आवेशित होंगी तो एक वस्तु से पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु पर 3 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो उस पर आवेश की वैल्यू Q बराबर 3, Q इक्वल टू 3। 3 इलेक्ट्रॉन अगर आए तो 5 इलेक्ट्रॉन आए तो उस पर आवेश की वैल्यू Q इक्वल टू 5A। जब भी इलेक्ट्रॉन आता जाता है वो पूर्णांक संख्या में आया जाएगा। तो इन सब घटनाओं से एक जनरल फार्मूला मिलता है Q इक्वल टू N इंटू E, जहां N ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है Q इक्वल टू N E। किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा Q इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज, N की वैल्यू 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, माने ये पूर्णांक संख्या में रहेगा, भिन्नात्मक में नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है किसी भी वस्तु पर आवेश की वैल्यू 5/2 ही हुई या 7/3 ही हुई। इस प्रकार की वैल्यू किसी भी वस्तु पर आवेश की नहीं हो सकती। जब भी आवेश आएगा इलेक्ट्रॉन के आवेश का, माने इलेक्ट्रॉन टूट कर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में नहीं जाएगा। अब हम आप लोगों को आवेशन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ाते हैं। हालांकि ये बात थोड़ा पहले ही बता देनी चाहिए थी, चलिए उसको देख लीजिए तब ये आपको और कंफर्म हो जाएगा।
आवेशन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है? आवेशन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग बच्चों, आप लोग पिछली कक्षाओं से ही ये पढ़े हैं कि सभी मटेरियल, सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं और उन कणों को परमाणु यानी एटम कहते हैं। परमाणु, एटम। जितने भी मटेरियल इस ब्रह्मांड में हैं सब परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। और परमाणु के बारे में जो थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा है कि परमाणु का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है, गोल आकार में होता है, स्फेरिकल मॉडल में होता है, और उसके बीच का भाग जो है वो नाभिक कहा जाता है, न्यूक्लियस। जैसे मान लीजिए परमाणु हो गया, तो परमाणु का सेंट्रल पोर्शन जो है वो नाभिक हुआ। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दो मूल कण होते हैं और इस नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न कक्षाओं में ये चक्कर लगाते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18, इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा है। ये परमाणु की संरचना है। तो जब एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल के साथ रगड़ा जाता है तभी वस्तुएं आवेशित होती हैं, आपने पढ़ा। तो जब एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल के साथ रगड़ा जाता है तो रगड़ने में होता क्या है कि बाहरी पोर्शन जो नाभिक के अंदर हैं कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो तो डिस्टर्ब नहीं होते, केवल बाहरी पोर्शन में रहने वाले इलेक्ट्रॉन ही डिस्टर्ब होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वस्तुओं के आवेशित होने के लिए, माने आवेशन के लिए केवल इलेक्ट्रॉन ही रिस्पांसिबल हैं, इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक से अंदर बंधे रहते हैं, नाभिकीय बल से, ये डिस्टर्ब नहीं होते। मान लीजिए 2 मटेरियल हैं, ये मटेरियल ए है, ये दूसरा मटेरियल बी है। मटेरियल ए और मटेरियल बी, ये दोनों मटेरियल आपस में रगड़े जाते हैं। रगड़े जाने पर होगा क्या, मान लीजिए एक मटेरियल से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे मटेरियल में चले गए। इनिशियल केस में मान लीजिए इसमें 500 प्रोटॉन थे तो 500 इलेक्ट्रॉन भी रहे होंगे। किसी भी परमाणु में, चाहे वो जिस तत्व का परमाणु हो, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याएं समान होती हैं। तो 500 इलेक्ट्रॉन है तो 500 प्रोटॉन भी हुए। ये 500 इलेक्ट्रॉन, 500 प्रोटॉन। मान लीजिए दूसरा मटेरियल जो बी है, इसमें 300 इलेक्ट्रॉन है और 300 प्रोटॉन है। ये इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याएं हैं प्रारंभिक स्टेज में। जब ए को बी से रगड़ा गया तो मान लीजिए इससे 10 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए। मटेरियल ए से मटेरियल बी में 10 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो नई संख्या क्या बनी, ये तो शुरुआती है। रगड़ने के बाद इसमें 500 प्रोटॉन बचे हैं
और 490 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन चले गए उसमें, तो बचे 490 इलेक्ट्रॉन ए में। अब बी में क्या हुए, 300 प्रोटॉन थे, बताया मैंने प्रोटॉनों की संख्या नहीं डिस्टर्ब होती है, तो प्रोटॉन उतना ही रह गए, और इलेक्ट्रॉन की संख्या 310 हो गई है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। और बच्चों ये भी आप लोग पढ़े हैं कक्षा 9-10 में ही, माने हाई स्कूल में ही, कि प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव मात्रा में उतना ही है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू उतना है, समान है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, बशर्ते उनकी प्रकृति विपरीत है। प्रोटॉन धनात्मक प्रकृति की आवेश का होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक। जब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को जोड़ दिया जाता है तो टोटल आवेश 0, टोटल चार्ज कितना हुआ, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 0। तो जब वस्तुएं ए और बी अलग अलग थी, आपस में रगड़ी नहीं गई थी, तब देखिए 500 प्रोटॉन और 500 इलेक्ट्रॉन का नेट चार्ज 0 हो गया। इसी प्रकार बी में भी देखिए 300 प्रोटॉन और 300 इलेक्ट्रॉन का नेट चार्ज 0 हो गया। रगड़ने के बाद क्या हुआ, जब वस्तु ए से, सपोज किया, मान लिया गया कि ए से 10 इलेक्ट्रॉन बी में चले गए, जब ए से 10 इलेक्ट्रॉन बी में चले गए तो 500 प्रोटॉन हुए और 490 इलेक्ट्रॉन, तो 490 इलेक्ट्रॉन और 490 प्रोटॉन मिलकर तो 0 आवेश बताएंगे। 10 प्रोटॉनों का चार्ज इसमें से बच गया, एक्स्ट्रा हो गया। इसमें देखिए 300 प्रोटॉन और 300 इलेक्ट्रॉन का आवेश मिलकर 0 होगा, न्यूट्रलाइज करेगा, 10 इलेक्ट्रॉनों का आवेश एक्स्ट्रा बच गया। तो ए में 10 प्रोटॉनों का आवेश बचा और बी में 10 इलेक्ट्रॉनों का आवेश बच गया। तो दोनों वस्तुओं पर फिर आवेश की वैल्यू समान है, केवल नेचर भिन्न भिन्न है। ए पर आवेश 10 प्रोटॉन के बराबर, अब बी पर आवेश 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो वही जो फार्मूला बताया, Q बराबर एन ई, Q = N × E, ये किसी भी वस्तु पर आवेश की वैल्यू है। N ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, N क्या है, ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यहाँ इस केस में देखिए 10 × E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगर हम वस्तु ए पर आवेश जानना चाहेंगे तो इतना ही प्लस हुआ, अब बी पर जानना चाहेंगे तो इतना ही माइनस हुआ, तो प्लस माइनस दोनों साइन। तो यहाँ एक बात नोट करने की है कि जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुएं एक साथ आवेशित होती हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो धन आवेशित, और जिसमें जाएंगे वो ऋण आवेशित, ठीक, ये बात है। तो Q = N × E। तो जो हमने पिछला उदाहरण बताया कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़िए, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़िए, यानी ये जो रगड़ने माने घर्षण द्वारा जो आवेशन है, इसमें दोनों वस्तुएं एक साथ आवेशित हो रही हैं और आवेश का मान समान है किंतु प्रकृति भिन्न भिन्न है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु पर 1 कूलाम आवेश है, किसी भी बॉडी पर 1 कूलाम का चार्ज है और वो भी पॉजिटिव है, तो आप बता सकते हैं इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है सामान्य दशा से या कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ये बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। इसके लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, Q = N E, Q = N × E। Q की वैल्यू 1 कूलाम हो गई, N आपको पता ही लगाना है,
n लिख दीजिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻−19। तो यहाँ से हमको मिलेगा n = 1/1.6 × 10⁻−19 कूलम। आप एक को 1.6 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 0.625 × 10⁻19। इसका डेसिमल पॉइंट जब राइट साइड कर देंगे लेफ्ट से तो 6.25 × 10⁻19। ये बहुत बड़ी संख्या आई। ये माइनस नहीं रहेगा, प्लस रहेगा। 19 है, जब इसका डेसिमल पॉइंट इधर आया तो 18 हो जाएगा। बच्चों ये बहुत बड़ी संख्या है। 6.25 × 10⁻8। इसका डेसिमल पॉइंट आप पढ़े होंगे हाई स्कूल में ही। जब डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड जाता है तो प्लस ऐड होता है और राइट साइड जाता है तो माइनस। जितने डिजिट जाएगा उतना माइनस करके ऐड करते जाएंगे। तो 19 था, 19 में से एक घटा दिया गया, 18 हो गया। तो ये n की वैल्यू आई। कहने का मतलब ये हुआ कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर धनात्मक आवेश जब इकट्ठा होगा तब 1 कूलम बनेगा। ये बहुत बड़ी संख्या है। तो 1 कूलम आवेश के लिए 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर धनात्मक आवेश की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्लियर हो गया। आवेश क्वांटीकृत होता है, अर्थात Q = Ne। और आवेशन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब हम आप लोगों को बताएंगे आवेशन की विधियां, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आवेशन की विधियां। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। वस्तुओं को कितनी प्रकार से आवेशित किया जा सकता है, ये जानिए। इसमें मुख्य रूप से 3 विधियां हैं। नंबर 1, घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसको अभी आप लोगों ने पढ़ा, जब एक वस्तु को किसी दूसरे उपयुक्त वस्तु के साथ, यानी 1-2 मटेरियल जो कि रगड़े जाने पर आवेशित होते हैं। जैसे आपने पढ़ा उदाहरण में, कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ दिया गया, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ दिया गया, अंबर नामक मटेरियल को ऊन से रगड़ दिया गया, तो ये वस्तुएं आवेशित हो गई। इसको कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। माने जब 2 उपयुक्त पदार्थों को परस्पर रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुओं पर आवेश की वैल्यू लगभग बराबर और विपरीत होती है। दूसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन।
और तीसरी विधि है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन। घर्षण द्वारा आवेशन आप समझ गए। जब दो उपयुक्त पदार्थों को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तो उन पर आवेश की मात्राएं समान किंतु प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। प्रेरण द्वारा आवेशन में समझिए, जब किसी आवेशित वस्तु के पास दूसरी अनावेशित वस्तु ले आते हैं तो आवेशित वस्तु के समीप वाले सिरे की ओर उसके विपरीत आवेश तथा उससे दूर वाले सिरे की ओर उसी प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। एक उदाहरण देखिए, ये एक गोला है मेटलिक, उसको अचालक स्टैंड पर रखा गया है। इसके पास एक आवेशित क्षण ले आए, धन आवेशित क्षण मान लिया, तो इस क्षण के समीप गोले का जो भाग है वो ऋण आवेशित और दूर वाला भाग धन आवेशित हो गया। इस घटना को प्रेरण कहते हैं। अगर दो गोले पास पास ले आए, ये दोनों गोले मान लिया सटा दिए गए हैं और दोनों गोले अचालक स्टैंड पर रखे गए हैं। अब पहले गोले के पास जब कोई आवेशित क्षण ले आते हैं तो दूसरे गोले का दूर वाला भाग उसी प्रकार के आवेश से आवेशित हो जाता है जिस प्रकार का आवेश क्षण पर रहता है। देखो बच्चों, ये दो आवेशित गोले अचालक स्टैंड पर रखे गए हैं। उसके समीप पहले वाले गोले के पास कोई आवेशित क्षण ले आए, मान लिया धन आवेशित क्षण थी, तो पहले वाले गोले का वह भाग जो कि क्षण के समीप था वो विपरीत आवेश, माने इलेक्ट्रॉन इधर खिसक आए क्योंकि ये धन आवेशित थी, और इसका दूर वाला धन आवेशित हुआ। इसके समीप दूसरे वाले का ऋण आवेश आया और दूसरे वाले गोले के दूर वाला भाग धन आवेशित हुआ। अब इसको यही पहले वाले क्षण को पहले वाले गोले के पास ही रखिए और दोनों गोलों को दूर दूर कर दीजिए, माने इन दोनों का संपर्क हटा दीजिए। तब क्या होगा, उस टाइम पर देखिए जब ये धन आवेशित थी तो ये ऋण आवेश इधर वाला हुआ और इसका ऋण आवेश इस पर चला आया। तो इस प्रकार से इन दोनों वस्तुओं पर अलग अलग प्रकृति के आवेश उत्पन्न हुए, माने ये धन आवेशित हो गई और ये ऋण आवेशित वस्तु हो गई। तो जब इनको दूर दूर कर देंगे तो गोला तो धन आवेशित होगा और गोला एक ऋण आवेशित हो जाएगा। तो ये विधि जो है प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है।